कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएम ने चिंता जताते हुए राज्यों को 3 टी का मंत्र दिया। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। पीएम ने कहा, देश भर में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर एक बार फिर से जोर देना होगा। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रैक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70% से ऊपर रखना बहुत अहम है। पीएम बोले, कोरोना की दूसरी वेव को तुरंत रोकना होगा। देखिए, इस लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने कुछ इलाकों में कोरोना की टेस्टिंग कम होने पर चिंता व्यक्त की। कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है। जैसे केरल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत तेजी से बदल की जरूरत है। पीएम बोले, कोरोना संक्रमण की जांच में और तेजी लाएं। मैं तो चाहता हूं देश के सभी राज्यों में हमें आरटी-पीसीटी टेस्ट और बढ़ाने पर जोर देना होगा। पीएम ने कहा, वैक्सीनेशन ड्राइव को और गति दी जाए, वेस्टेज पर सतर्क रहें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी। पीएम की नसीहत, पाबंदियां खुद तय करें, जनता परेशान न हो, इसका रखें ध्यान। हमें जितना जनता जनार्दन को इस विषय पर फिर से जोड़ पाए, फिर से विषय को बताएंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जो अभी बदलाव नजर आ रहा है, हम उस बदलाव को फिर से एक बार रोक पाएंगे। दूसरी लहर का कहर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। हमने कोरोना के जाने के संकेत मिलने की खुशियां मनाना शुरू किया था, लेकिन इन खुशियों पर ग्रहण का साया आते देर नहीं लगी है। वैक्सीन भले ही आ गई, लेकिन ये समझना कि इम्यूनिटी भी आ गई है एक बड़ी भूल होगी। वैसे लापरवाही वैक्सीन से पहले ही आ गई थी, जिसके चलते मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार हाथों को धोना गुजरे जमाने की बात मान लिया गया था। नतीजे के तौर पर डरावनी तस्वीर आकार लेती दिखाई दे रही है। कई राज्यों में एहतियातन जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, उन पर काम शुरू कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू और धारा 144 जैसी बंदिशों के जरिए कोरोना की रफ्तार को काबू में रखने के जतन भी शुरू हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री ने, जैसा कि आपने अभी सुना, मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की समीक्षा की। ये हिदायत दी कि लोगों में जागरूकता का माहौल बनाएं, इस एहतियात के साथ कि इस जुगत में कहीं लोगों में डर न बैठ जाए। भारत सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में है। भारत वैक्सीन डेवलप करने वाले गिने चुने देशों में है और भारत में 30 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लग रही है। लेकिन इसके चलते हम ना तो इत्मीनान कर सकते हैं, ना लापरवाह हो सकते हैं। तो आज कोरोना के ताज़ा हालात पर चर्चा होगी, इन सवालों के साथ कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का नारा कैसे भूल सकते हैं हम। क्या प्रशासनिक कड़ाई ही ढिलाई का एकमात्र इलाज है? और जनता की लापरवाही पर तो प्रशासन काम करेगा, माननीयों की लापरवाही का ध्यान कौन रखेगा? आशीष चतुर्वेदी जी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर रोहिन भाटिया जी हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप दोनों राजनीतिक मित्र हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर बलराम शर्मा हैं, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर जीएल शर्मा हैं, आप कार्डियो सर्जन हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। डॉक्टर बलराम जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। कुछ दिनों से हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि दूसरी लहर, सेकेंड वेव, बहुत सारे देशों में दूसरी लहर ने पहली लहर से ज़्यादा नुकसान किया है, ज़्यादा तबाही मचाई है। पहले ये समझना चाहेंगे कि ये दूसरी लहर है क्या? दूसरी लहर का जो एक सामान्य भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, जो हमारे ऑडियंस के लिए काम की बात होगी,
वो यह है कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो अपने स्वरूप को बदलता रहता है। इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। म्यूटेशन का मतलब सामान्य भाषा में हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो इसका जेनेटिक कोड है, ये जब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जाता है या समय के साथ में जब ये बार बार री इन्फेक्ट करता रहता है, तो इसमें थोड़े बहुत बदलाव आते रहते हैं और उन बदलावों की वजह से इसका स्वरूप बदलता रहता है। और स्वरूप बदलने से बहुत बार ये कम खतरनाक हो जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसकी खतरनाक होने का जो रेट है वो और बढ़ सकता है। मींस जो म्यूटेशन है वो दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं। ये हल्का भी इन्फेक्शन हो सकता है और ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरे लहर का मतलब जो दूसरे देशों में देखा है और अब हमारे देश में भी, जैसे महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली, दिल्ली में, केरल में जो नंबर्स अब बढ़ने लगे हैं, अभी हम लोग सुन रहे हैं मध्य प्रदेश में भी नंबर्स बढ़ने लगे। आज हमारे राजस्थान के नंबर्स भी करीबन 300 को क्रॉस कर गए हैं जी। तो ये सब चीजें बताती हैं कि जो पेशेंट या तो इन्फेक्ट नहीं हुए थे उनको इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि हमने लापरवाही करनी शुरू कर दी। जैसे अभी आपने बताया कि लोगों ने खुशी मना ली कि कोरोना तो गया, कोरोना केवल 2020 की बीमारी थी, लेकिन ऐसा नहीं है रियल में। जो नए नए स्ट्रेन हैं, जिसमें से कुछ साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, ब्राजील का स्ट्रेन है और यूके स्ट्रेन है, ये ऐसे स्ट्रेन है जो पहले से इन्फेक्ट हो चुका पेशेंट है उसको भी री इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पहले बीमार हो चुका है उसने सोचा भाई मैं बीमार हो गया, मेरे को तो इम्यूनिटी आ गई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक गलतफहमी है। ये जो नए स्ट्रेन है, जो नए म्यूटेशन वाले हैं, ये पहले से इन्फेक्टेड पेशेंट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। चिंता की बात यह भी है कि हमारी जो वैक्सीन है उनकी जो एफिकेसी हम लोग पढ़ते हैं वो करीबन 70 to 80% ही है 2 वैक्सीन के बाद में। और ऐसी भी कुछ छोटी रिपोर्टें, हालांकि थोड़ी रिपोर्ट्स ही है, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट्स भी देखने को आ रही हैं कि जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन मतलब 2 डोज वैक्सीनेशन हो चुका है उनमें भी कुछ लोगों को इन्फेक्शन की रिपोर्ट्स सामने आई हैं जी। इसका मतलब यह है कि हमको 100% सेफ्टी वैक्सीन भी नहीं देती है। करीबन 70% 80% के आसपास ही हम लोग उसमें सेफ जोन में आएंगे अगर हमने वैक्सीनेशन करवा लिया है तब भी। इसलिए हमारे जो पुराना सिद्धांत था कि 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन की सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है, भीड़ में जाने से बचना है और अपने आप को भीड़ से दूर रखना है, जितने भी तरीके की भीड़ के प्रोग्राम से उन सबको अपने आप को दूरी बना के रखना है, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुछ समय पहले या कुछ महीने पहले था जब कोरोना का पीक चल रहा था। अन्यथा हम लोग वापस से पीक की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले महीने 2 महीने फिर से हमें खतरनाक स्थिति की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर जीएल शर्मा, मैं अगर बलराम जी की बात को ठीक समझ पाया हूँ तो ये करीब करीब वैसी स्थिति है कि हमें तेज जुकाम हुआ और जुकाम मिटने लगा, पूरी तरह से मिटा नहीं, उससे पहले हमने अपने स्वाद के आगे सरेंडर कर दिया और हमने आइसक्रीम खा ली तो हम फिर से इन्फेक्ट हो गए, फिर से हमारे जुकाम ने जोर पकड़ लिया। क्या ये दूसरी लहर की बात ऐसी है या फिर ये कोई तकनीकी चीज़ है कि ये इतने वक्त के बाद में फिर से तेज़ असर करना शुरू करेगा कोरोना, फिर कुछ वक्त के लिए वायरस मध्यम पड़ जाएगा, फिर कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, वातावरण बदलेगा तो फिर वो तेज हो जाएगा, या ऐसा है? ये सवाल मुझसे जेपी जी, जैसे मैं डॉक्टर जीएल शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पहली लहर आई थी या आ रही है? पहली लहर जब मार्च 2020 में अपने पास आई थी तो वो उसी टाइम भी अपन यही बातें कर रहे थे, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन एंड 2 गज की दूरी। अब सेकंड लहर, जैसा कि डॉक्टर बलराम ने बताया कि ये म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन का मतलब रूपांतरण होता है, सेम पेशेंट में भी हो सकता है और डिफरेंट पेशेंट्स में भी हो सकता है। जिन लोगों में वैक्सीन लग चुका उनमें भी 70-80% चांसेस है कि उनको बचाव हो सकता है। तो सेकेंड वेव का मतलब ये है कि आपको जिनको नहीं हुआ उनको हो सकता है और जिनको ऑलरेडी हो गया और जिनको वैक्सीनेशन लग चुका उनको भी हो सकता है। तो एहतियात तो अपन को वैसे ही लेने जैसे कि पहली लहर में अपन ने लिए थे मार्च 2020 में, और आगे भी वैक्सीनेशन जो 2 कंपनी अपने पास इंडियन कंपनी बना रही है उनका इफेक्ट भी 70-80% ही है। तो ये वायरस कितना स्ट्रेन इसका हायर घातक है या लोअर घातक है ये अभी इसका साफ पता नहीं चला। विदेशों में भी जैसे यूरोप में और अमेरिका में भी सेकेंड लेयर जो आ रही है वहां पे भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये लेस विरुलेंट है, कुछ पेशेंट्स में मोर विरुलेंट आया। एग्जैक्टली इसका पता अभी चला नहीं है और इसके लिए वैसे ही अपन को एहतियात बरतनी है, चाहे आम आदमी हो चाहे कोई खास आदमी हो, उसमें भी अभी भी मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटाइजेशन का। और गवर्नमेंट तो अपने स्तर पे कर ही रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार कर रही है, लेकिन आम आदमी की भी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने आप को अभी भी इवन खतरा पूरा टला नहीं है और आप पूरा का पूरा एहतियात बरतें।
ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास, लेकिन एक बार फिर से बलराम जी आपके पास आ रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर कि ऑथेंटिक जो खबरें हैं उनका फ्लो तो है कम, और सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, जो अफवाहें हैं उनका प्रवाह बहुत तेज़ है, जो कि अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जैसे वैक्सीन के मामले में देख लीजिए, उसको लेकर इतनी सारी अफवाहें, इतनी सारी भ्रांतियां हैं कि पता नहीं साहब इफेक्टिव है कि नहीं, इसका कोई असर है कि नहीं है, लेकिन ये तय है कि इसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। औरों को लगवाने दो, नतीजे सामने आने दो, तब की तब देखेंगे। इसके अलावा 50 तरह की चीज़ें, 50 तरह की थ्योरीज व्हाट्सएप जैसे जो ग्रुप्स हैं उनमें चलती रहती है कि साहब ये तो किसी पर्टिकुलर दवा कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कि साहब ये तो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं ना लोग, इसलिए ये फैला दिया गया है कि कोरोना फिर बढ़ रहा है, फिर आंकड़े बढ़ा दिए गए हैं, बाकी कोरोना तो जा चुका। अब इस तरह की भ्रांतियाँ, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है सर सिस्टम के सामने, हमारे सामने, सोसाइटी के सामने। बिल्कुल डॉक्टर बलराम आपने बहुत ही आपने बहुत ही रिलेवेंट सवाल पूछा, और मेरा यहाँ पर एक सामान्य सा जवाब है कि हमको इस तरीके की जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बिकॉज हम लोग बहुत दूसरे केसेस में ये चीज़ देख चुके हैं कि जो व्हाट्सएप पे हम लोग देख रहे हैं वो हमेशा सही नहीं होता, चाहे वो किसी भी सेंस में हो। तो आपको ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ये मेरा सिंपल सा आपको मैसेज है, हमारे ऑडियंस को एक मैसेज है कि हम लोगों को जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, चाहे वो ICMR का सोर्स हो, या हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का सोर्स हो, या हमारे राजस्थान गवर्नमेंट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका सोर्स हो, या WHO का सोर्स हो, उस पर रिलाई करें, क्योंकि वो साइंटिफिक डेटा के आधार पर एसेस करने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में ये उनका इन्फॉर्मेशन होता है। इस तरीके की भ्रांति कोई कभी भी फैला सकता है कि ये फलां चीज़ उसके लिए, फायदे के लिए, नुकसान के लिए, लेकिन सत्यता यही है कि ये हमारे देश की जो जनसाधारण है और हमारे पूरा देश की जो पॉपुलेशन है उसके फायदे की चीज़ है। हम लोग इसकी भयावहता और गंभीरता को देख चुके हैं कि इससे कोई भी अछूता नहीं रहा। हर घर में लगभग बीमार हो गए थे, बहुत सारी हमने प्रॉब्लम्स को झेला है, बहुत सारे लोग निमोनिया से ग्रसित हो गए, उनको आज भी सांस की तकलीफ है, बहुत सारे लोगों को हमने खो दिया। वो यंग से लेकर और ओल्ड एज तक सारे तरीके के लोग थे। तो इस तरीके की भ्रांतियों में ना फंसें। ये एक बचाव का जो भी हमारे पास अभी बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि हम लोग अपनी सावधानियों को बरतें। वैक्सीन अगर उपलब्ध है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैंने खुद ने दोनों वैक्सीन के डोज लगवा लिए हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसके साथ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देशों में कोविशील्ड के साथ में थक्का जमने की कुछ शिकायतों के बारे में भी हमने पढ़ा था, लेकिन अभी रिसेंटली हमने न्यूज देखा कि कुछ 2 देशों ने वापस से उसको स्टार्ट कर दिया और उन्होंने माना कि ये पॉलिटिकल बैन था। तो इस तरीके की चीजों में भी अभी तक हमें, क्योंकि हमारे देश में करीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और अभी तक इस तरीके की कोई रिपोर्ट्स हमारे देश में नहीं आई है कि कोई सीरियस साइड इफेक्ट हुआ हो, किसी को कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हुई हो। हमारे डॉक्टर फ्रेटर्निटी में सबने लगवा लिया, डॉक्टर GL शर्मा मेरे साथ हैं, उन्होंने लगवा लिया होगा ऑब्वियसली, और हमारे जितने भी डॉक्टर मित्र हैं, हमारे स्टाफ हैं, सबने, मतलब लाखों की तादाद में ये लगा है। अगर कोई साइड इफेक्ट होता, कोई प्रॉब्लम होता तो सबको कुछ तो होता। दूसरा इसका एक और भी है कि हालांकि वो सबको अवेलेबल नहीं है और वो इजी भी नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज टेस्टिंग भी अवेलेबल है साइंस में अभी, हालांकि वो जनसाधारण तक उपलब्ध नहीं है। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है, ये बेसिकली एंटीबॉडी लेवल एसेस करने के बाद में इसका असेसमेंट किया गया है कि भाई कितने लोगों को कितने परसेंटेज एंटीबॉडी बन जाते हैं शरीर में कोरोना के खिलाफ, और उससे उन्होंने उसकी यूटिलिटी या एफिकेसी को डिसाइड किया है। तो जिन लोगों ने लगवाया उनके एंटीबॉडी लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, और वो एंटीबॉडी लेवल उस तरीके के हैं जैसे लोगों को इन्फेक्शन हुआ या उससे भी और अच्छे लेवल के एंटीबॉडीज बने हैं। तो दिमाग में से इस भ्रांति को पूरी तरह निकाल देने की जरूरत है कि ये काम नहीं कर रही है। ये काम कर रही है, लेकिन हाँ ठीक है, ये कुछ परसेंटेज केसेज ऐसे हैं जिनमें काम शायद नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी 70-80% भी बहुत बड़ा नंबर है। ठीक बात, और वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बढ़त है इस बीमारी के खिलाफ लड़ने। ठीक है, अब आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ। ये भ्रांतियों की और अफवाहों की जो बात है, ये आपको नहीं लगता कि हैंडलिंग में भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है? जैसे कि पहले कहा गया कि साहब कोवैक्सीन का तो अभी 3rd फेज़ का ट्रायल चल रहा है, इमरजेंसी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद अब कोविशील्ड को लेकर खबरें आ रही कि साहब कोविशील्ड के साथ प्रॉब्लम है, कोविशील्ड जिन लोगों ने लगाई है उनके साथ विदेशों में भी दिक्कत है और हमारे यहाँ भी विचार चल रहा है। और ये खबरें सोशल मीडिया की खबरें नहीं हैं, ये खबरें ऑथेंटिक सोर्सेज से बाहर आई हुई खबरें हैं। जैसे एक उदाहरण सामान्य ले लीजिए कि जंगल जब ये बस्ती है ना कि भारत में बनी हुई वैक्सीन पूरी तरह असरदार और प्रभावी है, तो ये फीलिंग आती है कि अगर है तो आपको इतना बार बार कहने की जरूरत क्या है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, जैसी फीलिंग आने लगती है। आशीष जी। JP शर्मा जी, जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं सोशल मीडिया को लेकर के कहा है आपने, तो उसका मैं पहले जवाब देना चाहता हूं कि हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जब राजस्थान के अंदर जयपुर में
कोटा में जब संक्रमण बढ़ रहा था जोधपुर में, जी। तो आईसीयू बेड्स की क्या स्थिति थी, वेंटिलेटर्स पे लोग पड़े हुए थे और बेड मिल नहीं रहे थे। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में क्राइसिस सी हो गई थी, ये बेड अवेलेबल नहीं थे। और वही स्थिति आज अगर हम देखें तो नागपुर में देखिए आप, रोज 3,500 पेशेंट आ रहे हैं, पुणे में आ रहे हैं, बेंगलोर में आ रहे हैं, अहमदाबाद में आ रहे हैं, इंदौर में आ रहे हैं। अभी राजस्थान कहीं ना कहीं से बचा हुआ है। और देखिए कि 25 फरवरी तक जहां राजस्थान में भी 100 केसेस आते थे, वो बढ़कर के अब 300 हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये स्थिति चिंताजनक है और हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे पहले एक हमारा नारा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो अब हमको जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि दवाई भी और कड़ाई भी। और जहां तक अभी आप दूसरी बात कर रहे थे वैक्सीन को लेकर के, तो देखिए हमको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मोर देन 70 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको हम वैक्सीन सप्लाई कर चुके हैं। और आज ही मैं अभी देख रहा था कि 2 कंट्रीज ने हमसे, एक ने तो कोवैक्सीन की डिमांड की और एक ने जनरल मतलब वैक्सीन की डिमांड की है डोजेस के लिए। हाँ जी। तो निश्चित रूप से भारत इसमें अग्रणी रहा है। कई देशों को हमने वैक्सीन प्रोवाइड भी की है, जिसको WHO ने और यूनाइटेड नेशन ने इसकी तारीफ भी की है। समय कम है कि दुनिया में भरोसा जगा दिया, यहाँ के लोगों में हम भरोसा जगाने में या पूरी तरह भरोसा जगाने में क्यों नहीं कामयाब हैं? मुझे लगता है उसकी एक बड़ी वजह, उसकी बड़ी वजह आपकी तरफ भी घूमती है डॉक्टर रोहिन भाटिया साहब। जो ही वैक्सीन का काम शुरू हुआ आपने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, क्योंकि भाजपा के बड़े लोग क्यों नहीं लगवा रहे हैं? इसको लेकर के संदेह पैदा किया गया। भाटिया जी सर, वैक्सीन तो सेफ है। मैंने भी लगवाई है, मैंने कोविशील्ड लगवाई है और मेरी वाइफ ने कोवैक्सीन लगवाई है। दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों अभी तक ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो वैक्सीन तो सेफ है। जैसे डॉक्टर बलराम ने बताया, डॉक्टर बलराम ने काफ़ी अच्छी तरह एलैबोरेट कर दिया है कि बेसिकली इस डिजीज से क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसके अंदर, और जो सेकंड वेव है वो कितनी डेडली है जी। तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरे लेने पड़ेंगे और हमें बेसिकली हम सबको मिलके इस डिजीज से लड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। बेसिकली हम सबको आप भले पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर का डॉक्टर बोल रहा है। जी बोलिए। क्रिटिसिज्म इज नॉट माय कप ऑफ टी। बेसिकली हमें सबको एक साथ मिलकर इस डिजीज से लड़ना है, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, सबने मिलकर काम करना है। और डॉक्टर बलराम ने काफी अच्छी तरह इसके बारे में बताया है, बहुत अच्छी तरह। मेरे ख्याल से कॉमन मैन के लिए उन्होंने जो लैंग्वेज यूज करी है बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब मैं आप दोनों से तो माफी चाहता हूं चूंकि राजनीतिक बहस ज्यादा थी नहीं। जीएल शर्मा जी, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, और आप में से और कोई अगर इस बारे में बोलना चाहे, भाटिया साहब भी हैं, बलराम जी भी हैं। कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई में कहाँ कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं और कहाँ कहाँ हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, वो सबको दिख रहा है। लेकिन ये बैटल है, ये वॉर आखिरकार जब जीता जाएगा तो क्या रास्ता क्या होगा, मतलब भविष्य की तस्वीर हम कैसे देखें, अगर एक सुखद भविष्य की तस्वीर देखना चाहें तो? जीएल शर्मा जी। देखो, रास्ता कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर अपने आप को हम मजबूत करते हैं, बुलंद करते हैं, तो जीत हमेशा अपने चरणों में रहती है। सरकार एक लिमिटेड क्षेत्र में कार्य कर सकती है। अपने आप को जीतना, समाज को जीतना और पूरे प्रदेश को जीतना और फिर देश को जीतना। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मेजर्स अपन ले रहे हैं, जो पहले भी चल रहे थे, मास्क, सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग, उसके साथ साथ में वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने भी वैक्सीन करवाया, फर्स्ट शो जो वाला मामला होता है वो फर्स्ट डे मेरे को वैक्सीन लगा, सेकंड डोज भी लगी और वो कोविशील्ड लगी है। लेकिन जैसा बलराम ने बताया कि एंटीबॉडी अगर अपन टेस्ट करवाते हैं तो इसमें थोड़ा अपने आप में सेल्फ एक आत्मनिर्भरता जैसी बात आती है कि मेरा एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है, एक कॉन्फिडेंस वाली बात आती है, एंटीबॉडी डेवलप हो सकता है। लेकिन आम पब्लिक तो एंटीबॉडी टेस्ट करवा नहीं सकते। आम पब्लिक के लिए एंटीबॉडी टेस्ट बहुत दूर की बात है। एक बार अपन ने वैक्सीन लगा दिया, उसके बावजूद भी अपन को सावधानी लेनी है। और ये लड़ाई कोई एक पार्टी विशेष की, वर्ग विशेष की नहीं है। ये पार्टी पूरे समाज, ये चिंता पूरे समाज की है, ये लड़ाई पूरे समाज की है। समाज के सब वर्गों को, सब लोगों को मिलकर इसको लड़ना है और अंत में जीत मानवता की होती है। जैसा कि अपन ने पहले भी देखा, महामारियां पहले भी आई है और गई है। ये महामारी पे भी अब निश्चित रूप से अपनी विजय होगी, लेकिन सावधानी अपन को बरतनी है। सावधानी बरतेंगे तो अंत ये बीमारी जाएगी, कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी और अपन एकदम विक्ट्री जैसे साइन के साथ में आते हैं, अब हमेशा जीतेंगे। ठीक है सर, कोरोना आया भले एक दिन में था, लेकिन जाने में वक्त लगेगा। धीरे 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 जाएगा, धीरज के साथ, संयम के साथ, सावधानी के साथ, और लापरवाही छोड़कर ही इससे बचा जा सकता है। सावधान रहें, लापरवाही ना करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।